शब्द शक्ति। आज हम शब्द शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्या नाम है? शब्द शक्ति है और शब्द शक्तियों पर चर्चा होगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी क्या करें, नोट कर लें परिभाषा। क्या नोट करना है? परिभाषा नोट कर लें जल्दी से जल्दी। किसकी परिभाषा? जो शब्द शक्ति है इसकी परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी नोट कर लें कि इसकी जो परिभाषा है, तो परिभाषा छोटी सी है दोस्तों। शब्दों के अर्थों को व्यक्त करने, शब्दों के अर्थों को व्यक्त करने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा है दोस्तों, शब्द शक्ति की परिभाषा। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्दों के अर्थों को व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक शब्द में यदि वो सार्थक है तो उसमें कोई ना कोई अर्थ छिपा होता है। तो उसी अर्थ को व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसी शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। तो ये आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। जो परिभाषा है शब्द शक्ति किसे कहते हैं, तो शब्दों के अर्थों को व्यक्त करने वाली जो शक्ति होती है उसी शक्ति को क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और उसके बाद दोस्तों हेडिंग डालना है आप लोगों को। क्या डालनी है हेडिंग? शब्द शक्ति। शब्द शक्ति के प्रकार लिखना है दोस्तों। क्या लिखना है? शब्द शक्ति के प्रकार लिखना है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों नोट कर लें शब्द शक्ति के प्रकार और लिख लें कि शब्द शक्ति 3 प्रकार। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। तो वो 3 प्रकार कौन कौन हैं आप जल्दी से उनको क्या कर लें, नोट कर लें। तो पहला जो प्रकार है दोस्तों उसका नाम है अभिधा शब्द शक्ति। पहली शक्ति का नाम है अभिधा शब्द शक्ति और दूसरी का नाम है दोस्तों लक्षणा शब्द शक्ति। दूसरी का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी का जो नाम है वो व्यंजना शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। क्वेश्चन आता है दोस्तों शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती हैं, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको आंसर में लिखना है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन से हैं उनके नाम लिखिए। तो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। अब क्या करना है इनको दोस्तों, इनकी परिभाषा लिखना है, इनके बारे में डिटेल करना है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। और उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे इसकी क्या परिभाषा है और क्या डिटेल है इनकी। नंबर 1 डाल लें, हेडिंग है अभिधा शब्द शक्ति। अभिधा शब्द शक्ति दोस्तों क्या करें, जल्दी से नाम डाल लें, हेडिंग डाल लें, अभिधा शब्द शक्ति। और देखते हैं ये अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा क्या होती है। तो अभिधा शब्द शक्ति जो होती है
उसकी जो परिभाषा है तो दोस्तों नोट कर लें। लोक प्रचलित अर्थ का बोध, लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। कौन से अर्थ का बोध कराती है? लोक प्रचलित अर्थ का बोध कराती है। मतलब ऐसा अर्थ जिससे सारा संसार परिचित होता है, लोक परिचित होता है, ऐसे अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो इसमें जो उदाहरण आएगा दोस्तों, वो ऐसा उदाहरण होगा जो कह दें कि उसके अर्थ से सारा संसार परिचित होगा। क्योंकि यहाँ पर जो ये बात कही गई है लोक प्रचलित, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है इसका मतलब होता है सारे संसार में वो अर्थ प्रचलित है। मतलब उस शब्द का जो अर्थ है वो सारा संसार जानता है, किसी को उसमें कोई समस्या नहीं होती है समझने में। तो दोस्तों इसका जो अर्थ होगा लिख लें। जैसे हमने लिख दिया मोहन, मोहन क्या है? होशियार है। तो देखिए इसमें मोहन शब्द तो ठीक है, लेकिन ये होशियार शब्द जो दिया है ये शब्द एक ऐसा शब्द है जिसके अर्थ से सारा संसार क्या है? परिचित है, परिचित है। इसी शब्द के अर्थ से परिचित होने के कारण यहाँ पर लोक प्रचलित शब्द का प्रयोग किया गया है कि होशियार शब्द लिख देने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह का यदि कोई उदाहरण आता है, कोई वाक्य आता है, तो हम कह देंगे कि इसमें कौन सी शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति है दोस्तों। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको क्या करना है? दूसरी शब्द शक्ति का नाम लिखना है। और दूसरी शब्द शक्ति का जो नाम है वो है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति, इसको भी देखते हैं जी क्या है इसमें और इसकी क्या परिभाषा है। लक्षणा शब्द शक्ति हेडिंग डाल लें। जहाँ पर इसकी जो परिभाषा है, जहाँ पर कहा गया है दोस्तों, लिख लें जल्दी से जल्दी। जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ, जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ को जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ को सीधे न निकाल कर लक्षण लिख दें या फिर लिख दें लक्षणा, लक्षण या लक्षणा। तो ध्यान दें, जहाँ पर किसी शब्द के अर्थ को सीधे न निकाल करके हम किसका सहारा लेते हैं? लक्षण का सहारा लेते हैं, यानी लक्षणा। क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति है। तो लक्षणा के द्वारा या फिर कह दें लक्षण या लक्षणा या किसी रूढ़ि या फिर कह दें प्रयोजन के द्वारा निकाला जाता है,
वहाँ पर कौन सी शक्ति होती है? लक्षणा शब्द शक्ति होती है। वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो ये दोस्तों इसकी परिभाषा है। मतलब कह दें कि रूढ़ि जो शब्द है यहाँ पर जटिल के लिए आया है। प्रयोजन मतलब कोई कारण होता है, और लक्षण तो जहाँ पर किसी शब्द का अर्थ या किसी व्यक्ति के लिए कोई वाक्य दिया गया है, जैसे हमने यहाँ कह दें मोहन होशियार है, तो इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें होशियार की जगह, जो होशियार शब्द है इसकी जगह हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर दें जो अर्थ निकालने में हमें क्या करे, थोड़ी सी कठिनाई, यानी जो मोहन है मोहन की लक्षणों पर आधारित यहाँ पर शब्द प्रयोग कर दें, या फिर कह दें कि रूढ़ि, या फिर कह दें प्रयोजन। प्रयोजन मतलब कारण, वो कारण वह बात मोहन से संबंधित है, और उसी मोहन से संबंधित होने के कारण उसको क्या कर दें, उस बात को सीधी ना कह दें, थोड़ा सा घुमा करके कह दें, तो शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, कठिन हो जाएगा। तो उसी शब्द की कठिनता से हमें क्या होता है कि उसका सीधे अर्थ नहीं निकलता है। तो जहाँ पर हम सीधे अर्थ नहीं निकाल पाते वहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति होती है, और उस शब्द का जो हम प्रयोग करते हैं वो मोहन की लक्षणों पर आधारित होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों क्या करेंगे, अब उदाहरण लिखेंगे, तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। तो उदाहरण मैंने लिख दिया यहाँ पर नीचे, आपके उदाहरण लिख दिया। इस उदाहरण से आपको क्या होगा कि निश्चित हो जाएगा। हमने उदाहरण लिख दिया दोस्तों, मोहन क्या है, मोहन बैल है। क्या लिख दिया हमने, मोहन बैल है। तो दोस्तों अब देखो आप, पहले जो उदाहरण लिखा हुआ है मोहन होशियार है, और जो दूसरा उदाहरण लिखा मैंने मोहन बैल है, इसके अर्थ में निकालने में या अर्थ को समझने में कितनी जटिलता है, यही जटिलता कहलाती है क्या, लक्षण। तो यहाँ पर लक्षण, मोहन की लक्षण पर हमने क्या कर दिया, बैल शब्द का प्रयोग किया है कि मोहन बैल है। तो ये सुनने वाला क्या करेगा, थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि मोहन एक संज्ञा व्यक्ति है और वो बैल कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मोहन की लक्षणों की तुलना, गुणों की तुलना किससे कर दी गई है, बैल से कर दी गई है, मतलब उसे बैल की संज्ञा दे दी गई है। तो मोहन बैल है, मतलब मोहन बैल जैसा परिश्रमी है। दोस्तों इस तरह से लक्षण पर आधारित किसी के नाम हम रख लेते हैं, किसी का नाम पेटू रख लेते हैं, किसी का मोटू रख लेते हैं। तो ये जो उसके लक्षण होते हैं, उसके लक्षणों के अनुसार हम उसका नामकरण कर लेते हैं। आपस में दोस्त एक दूसरे के नाम रख लेते हैं, चिंटू पिंटू, तो ये कि सब क्या हैं, लक्षणों के अनुसार रखते हैं। बाकी उसका मूल नाम, रियल नाम कुछ और होता है। तो ये लक्षण शब्द शक्ति भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगली शब्द शक्ति की ओर चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति, तो इसको देखते हैं दोस्तों क्या होती है व्यंजना शब्द शक्ति। और अभी हमने अभिधा और लक्षण के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन व्यंजना के बारे में अभी नहीं पढ़ा। देखते हैं व्यंजना शब्द शक्ति क्या होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों, जहाँ पर अभिधा और लक्षण, जहाँ पर अभिधा और लक्षण शब्द शक्तियों से काम नहीं चलता है, वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का, वहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हैं। व्यंजना
व्यंजना शब्द शक्ति में एक शब्द के एक से अधिक, एक शब्द के एक से अधिक मतलब कह सकते हैं, या फिर कहते हैं आशय, आशय निकलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है, इसमें एक शब्द के एक से अधिक आशय या कह दे मतलब निकाले जाते हैं। तो आप लोगों ने अलंकारों में कौन सा अलंकार पढ़ा होगा कि एक अलंकार पढ़ा होगा, उसका नाम था श्लेष अलंकार, कि एक शब्द आता है और एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ प्रसंग के अनुसार कह दें प्रयोग कर लेते हैं, एक शब्द एक से अधिक अर्थ। तो यहाँ पर भी वही होती है बात कि एक तो बात कही गई होगी दोस्तों, लेकिन उस बात का जो अर्थ है वो हम प्रसंग के अनुसार ले लेते हैं कि प्रसंग कैसा है, परिस्थिति कैसी है, हमें उस वाक्य का क्या अर्थ निकालना है, उसी के अनुसार हम उसका क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, देख लें, उदाहरण देखें क्या हो गया। उदाहरण लिख दिया मैंने, लो सूर्य डूब गया। हमने उदाहरण लिख दिया, लो सूर्य डूब गया, मतलब यहाँ जो बात कही गई है सूर्य डूब जाने की कही गई है कि सूर्य डूब गया। हम दूसरा उदाहरण भी लिख दें, दूसरा उदाहरण लिख दें कि सुबह के 7 बज गए हैं। तो ये भी देखिए, सुबह के 7 बज गए हैं। तो अब ध्यान दें, इसके भी कहने का कोई प्रयोजन है, इसके भी कहने का कोई प्रयोजन है, मतलब ये दोनों बातें कही गई हैं तो इन दोनों बातों के पीछे कोई ना कोई भाव छिपा हुआ है और वो भाव हमें परिस्थिति के अनुसार निकालना है। क्या भाव है, मान लीजिए लो सूर्य डूब गया, तो हमसे यदि कोई कहता है कि सूर्य डूब गया, क्या कहता है, सूर्य डूब गया, तो हम सूर्य डूबते ही कौन सा काम करते हैं दोस्तों, उसकी ओर हमारा ध्यान क्या होगा, चला जाएगा। और यदि हमसे कहता है कोई कि सुबह के 7 बज गए हैं, मतलब हम सुबह 7 बजे कौन सी क्रिया करते हैं, कहाँ जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, हमारा जो ध्यान है वो कहाँ चला जाएगा, विद्यालय जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए हमारा एक संकेत हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार इसका अर्थ निकाल लिया जाता है। मान लीजिए एक वाक्य को हम कई जगह पर इसमें क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं, जैसे सूर्य डूब गया, तो जंगल में पशु चराने वाले जो चरवाहे होते हैं उनसे यदि कोई ये बात कहता है कि सूर्य डूब गया दोस्तों, तो क्या अर्थ निकालेगा कि मेरे घर जाने का समय हो गया। और यदि मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी से ये बात कही जाती है कि सूर्य डूब गया, तो वो क्या समझेगा, पूजा करने का समय हो गया है। ठीक उसी प्रकार से सुबह के 7 बज गए हैं, यदि हमसे कोई ये कहता है कि सुबह के 7 बज गए हैं, तो सुबह 7 बजे हम कौन सा काम करते हैं, कौन सी क्रिया करते हैं, उसके लिए हमें क्या होगा, एक संकेत होगा। दोस्तों ये 3 प्रकार की आपकी शब्द शक्तियाँ हो गई। तो शब्द गुण, इन्हीं को दोस्तों क्या कहते हैं, एक दूसरा नाम भी होता है काव्य गुण भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, काव्य गुण भी कहते हैं या शब्द गुण भी कहते हैं। तो ध्यान लें, काव्य गुण या शब्द गुण। तो दोस्तों देखते हैं जो काव्य गुण हैं, तो परिभाषा में क्या लिखेंगे, काव्य गुण जो रस हैं, रस के अनिवार्य, काव्य गुण रस के अनिवार्य गुण या कह दें धर्म। काव्य गुण रस के अनिवार्य गुण या कह दें धर्म होते हैं। क्या होते हैं,
आवश्यक या अनिवार्य गुणधर्म होते हैं। फिर इसके बाद कहा गया है कि जिस प्रकार से अग्नि के साथ क्या रहती है, उष्णता रहती है, क्या रहती है, उष्णता रहती है। किसके साथ? अग्नि के साथ क्या रहती है, उष्णता, यानी कह दें गर्मी रहती है। ठीक उसी प्रकार से जो रस हैं, रसों के साथ, ठीक उसी प्रकार से रसों के साथ क्या रहते हैं, काव्य गुण, या फिर कह दें कि शब्द गुण रहते हैं। जी दोस्तों, क्या है, परिभाषा है कि काव्य गुण या शब्द गुण। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि ये काव्य गुण रस के क्या हैं, अनिवार्य गुण धर्म हैं। अब रस को काव्य की आत्मा माना गया है, जी मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो जिस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है कि अग्नि के साथ हमेशा क्या रहती है, उष्णता या गर्मी रहती है, ठीक उसी प्रकार से जो रस हैं, रसों के साथ हमेशा क्या रहते हैं, काव्य गुण या शब्द गुण रहते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, नोट कर लें और इसके बाद हेडिंग डाल लें कि जो शब्द गुण हैं, शब्द गुण के प्रकार, शब्द गुण के क्या डालना है, प्रकार डालना है। किसके? शब्द गुण के प्रकार डालना है। तो दोस्तों इसमें लिखना है, क्या लिखना है कि शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं। शब्द गुण तीन प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से जल्दी उनको क्या कर लें, नोट कर लें। तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 नाम डालना है आपको, माधुर्य गुण होता है। और दूसरा जो है ओज गुण होता है। कौन सा? ओज गुण होता है। और जो तीसरा है दोस्तों प्रसाद गुण होता है। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों क्या कर लें, प्रसाद गुण होता है। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो जल्दी से जल्दी इनको नोट कर लें। इसके बाद हेडिंग डालते हैं दोस्तों, जो शब्द गुण है, काव्य गुण है, इसमें से जो पहला है, पहले का नाम है दोस्तों माधुर्य गुण। क्या नाम है? माधुर्य गुण नाम है। इसको क्या करते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। जल्दी से जल्दी इसकी हेडिंग डाल लें, माधुर्य गुण। तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों हमें कि जो माधुर्य है, माधुर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। माधुर्य का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों क्या है, मीठा है। क्या है? मीठा। या फिर मीठा नहीं लिखना तो आप लिख सकते हो क्या, कर्ण प्रिय लिख सकते हो, मीठा या कर्ण प्रिय। जो माधुर्य शब्द है उसका जो अर्थ है मीठा या कर्ण प्रिय। तो अब हमें क्या करना है, परिभाषा लिखना है। परिभाषा में क्या कहा गया है कि ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिनको सुनने से कानों में क्या हो जाए, मधु घुल जाए।
मधु घुल जाए मतलब कह दें बहुत आनंद आ जाए, ऐसा कि बार बार हमारे कान उधर जाएं सुनने के लिए, मधु घुल जाए वहाँ पर, मधु घुल जाए वहाँ पर कौन सा गुण होता? माधुर्य। वहाँ पर माधुर्य गुण होता है, वहाँ पर माधुर्य गुण होता है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद लिखना है कि माधुर्य गुण कह दें श्रृंगार, शांत रसों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? शांत श्रृंगार रस में पाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी इसको क्या कर लें, नोट कर लें। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें उदाहरण देखना है। उदाहरण क्या है? उदाहरण में लिखेंगे बसु मोरे नैननी में नंदलाल। बसु मोरे नैनन में नंदलाल, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। तो ये दोस्तों क्या है, एक कह दें ऐसा गाना, ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिनको सुनने के लिए मन बार बार हमारा क्या हो, प्रेरित हो। तो वहाँ पर आप कह दें माधुर्य गुण होता है कि बसु मोरे नैनन में नंदलाल, सांवरी सूरत मोहिनी मूरत, नैना बने विशाल। तो बार बार सुनने के लिए हमारे कान उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, बार बार मन चाहता है कि उसको सुने। तो ऐसी पंक्तियाँ जो होती हैं, ऐसी पंक्तियों में माधुर्य गुण होता है। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें और फिर देखते हैं अगला जो हमारा गुण है वो क्या है। अब दोस्तों क्या करते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं। और अगली जो हमारी दूसरी हेडिंग है दोस्तों, वो ओज गुण है। कौन सा? ओज गुण है। ओज गुण डालते हैं, जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें, ओज गुण डाल लें। ओज गुण कहाँ होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों ओज का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ओज का शाब्दिक अर्थ है, ओज का शाब्दिक अर्थ है वीरता। क्या है? वीरता, या फिर कह दें उत्तेजना। क्या है? वीरता या उत्तेजना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, परिभाषा डालते हैं कि परिभाषा में लिखेंगे जिन काव्य पंक्तियों को सुनने से मन क्या हो जाए, उत्तेजित। क्या हो जाए? उत्तेजित हो जाए। उन्हें जिन काव्य पंक्तियों को सुनने से मन क्या हो जाए, उत्तेजित हो जाए, वहाँ पर क्या होता है, ओज गुण होता है। ऐसी काव्य पंक्तियाँ दोस्तों, क्योंकि ओज का शाब्दिक अर्थ क्या है, वीरता या उत्तेजना। तो जिन काव्य पंक्तियों को सुनने से हमारा मन क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। इसके बाद लिखेंगे
ओज गुण वीर रस में पाया जाता है। किस रस में पाया जाता है? वीर रस में पाया जाता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण लिखो दोस्तों जल्दी से जल्दी। उदाहरण है वह खून कहो किस मतलब का। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं। तो ये दोस्तों किस रस की पंक्तियां हैं? वीर रस की पंक्तियां हैं। और वीर रस की यदि पंक्तियां हैं तो उसमें कौन सा गुण होगा? ओज गुण होगा। जहाँ पर वीर रस होगा वहाँ पर क्या होगा? ओज गुण होगा। आपको ये ओज गुण समझ में आ गया होगा तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें। और इसके बाद फिर हम डालते हैं क्या? तीसरी हेडिंग डालते हैं। तीसरा जो गुण है हमारा वो क्या है उसको जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लें। प्रसाद गुण। तीसरी जो हेडिंग है, तीसरा जो गुण है वो है हमारा प्रसाद गुण है। और प्रसाद गुण देखते हैं कहाँ पर होता है। तो प्रसाद, यहाँ पर जो प्रसाद का शाब्दिक अर्थ दिया गया है, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है क्या है दोस्तों? प्रसन्नता। क्या है? प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। अब हम परिभाषा लिखेंगे कि ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिनको सुनने से आत्मा क्या हो जाए? आत्मा प्रसन्न हो जाए। आत्मा प्रसन्न हो जाए या फिर कह दें मन कमल की तरह खिल उठे। तो वहाँ कह दें क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। तो ये तो हो गई आपकी क्या परिभाषा कि प्रसाद का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है दोस्तों? प्रसन्नता है। और कैसी प्रसन्नता है? कि ऐसी काव्य पंक्तियाँ जिनको सुनने मात्र से हमारी जो आत्मा होती है वो प्रसन्न हो जाती है। या फिर कह दें कि जो हमारा मन है वो कमल की तरह क्या हो जाता है? खिल उठता है। तो वहाँ पर क्या होता है? प्रसाद गुण होता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें? इसको नोट कर लें। अब देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में लिखेंगे कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। उदाहरण है मतलब कह दें कि ईश्वर की भक्ति से संबंधित जहाँ पर पद होंगे वहाँ पर प्रसाद गुण होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। ये दोस्तों आप लोगों के सामने प्रसाद गुण का उदाहरण लिखा हुआ है। जल्दी से जल्दी इसको नोट कर लें
और दोस्तों आज के जो हमारे गुण थे, शब्द गुण थे, शब्द शक्तियाँ थीं, वो आज समाप्त हो गई हैं। तो ये दोस्तों दोनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट हैं। शब्द गुण किसे कहते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द शक्तियाँ किसे कहते हैं, शब्द शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो जल्दी से जल्दी इनको आप लोग नोट कर लें और याद कर लें दोस्तों। परीक्षा में एक प्रश्न आपका अवश्य आएगा। अब अगले दिन कह दें, कल फिर मिलेंगे आपके साथ अगले टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।